लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लास के डिफेक्ट में सीड्स और ब्लिस्टर को देखा था, और ये दोनों जो डिफेक्ट थे वो गैस बबल के इन्वॉल्वमेंट के कारण आ जा रहा था। जो गैस बबल्स थे वो ग्लास मेल्ट से नहीं निकल पा रहे थे, तो इस वजह से जो है इस डिफेक्ट का फॉर्मेशन होता था, जो कि सीड्स और ब्लिस्टर था। आज हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट को देखेंगे, वो है स्टोन्स। स्टोन्स डिफेक्ट जो है ये एक नॉन विक्ट्रियस या क्रिस्टलाइन मटेरियल टाइप का डिफेक्ट है, जो कि ग्लास में अकर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ग्लास जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है या एमॉर्फस मटेरियल होता है। तो जब ग्लास एमॉर्फस मटेरियल होता है और किसी ग्लासी मेल्ट के अंदर कोई क्रिस्टलाइन बॉडी या क्रिस्टलाइन मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो एक डिफेक्ट पैदा करेगा। तो ये डिफेक्ट वही है, एक ग्लास के अंदर, एक ग्लास मेल्ट के अंदर किसी कारणवश क्रिस्टलाइजेशन का हो जाना, क्रिस्टलाइजेशन का घटित हो जाना, जो डिफेक्ट देता है वही स्टोन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन जो है किस किस वजह से होता है। क्रिस्टलाइजेशन के कई वजह होते हैं, जिसमें से एक वजह है कि साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सम मटेरियल्स। जो भी हम लोग बैच मटेरियल यूज किए हुए हैं उसके यदि साइज बहुत ज़्यादा होंगे, टू लार्ज होंगे, तो क्या होगा कि लार्ज होने के कारण वो मेल्ट आसानी से नहीं करेगा। मेल्ट आसानी से नहीं करेगा तो जो भी हम लोग पार्टिकल्स यूज कर रहे थे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में थे, तो हम लोग मेल्ट करके सडन कूल कर रहे थे, तभी ये एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होता था और ग्लास बनाता था। तो यदि हम लोग लार्ज साइज का मटेरियल यूज कर देंगे, रॉ मटेरियल या बैच में या बैच मिक्सर, तो क्या होगा कि वो मेल्ट ही नहीं करेगा, और मेल्ट नहीं करेगा तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म कर देगा, जिससे कि ये स्टोन डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। दूसरा रीज़न क्या होता है कि हम लोग ग्लास को मेल्ट करने के लिए, ग्लास बैच को मेल्ट करने के लिए फर्नेसेस का यूज करते हैं। तो फर्नेसेस का यूज करते हैं तो फर्नेस की लाइनिंग जो है वो रिफ्रैक्ट्री से की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्ट्री का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो भी रिफ्रैक्ट्री मटेरियल्स होते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि रिफ्रैक्ट्री या तो क्राउन एरिया से या वॉल से किसी वजह से टूट के उस मेल्ट में मिल जाएगा, या इरोजन, कोरोजन या तो स्पॉलिंग के कारण भी टूट करके उस मेल्ट में मिल जाएगा, तो वो मेल्ट में जो है कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण वो मेल्ट में पूर्णतः मेल्ट नहीं हो पाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। जब वो सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा तो फिर ये क्रिस्टलाइन मटेरियल का फॉर्मेशन करेगा, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल के तौर पे रह जाएगा। तो इस वजह से भी जो है ग्लास में स्टोन के डिफेक्ट पैदा होते हैं। दूसरा चीज़ है कि डीविक्ट्रिफिकेशन के कारण। तो डीविक्ट्रिफिकेशन हम लोग जानते हैं कि डीविक्ट्रिफिकेशन के कारण क्रिस्टलाइजेशन होता है। जो वॉल एरिया होते हैं, जो ग्लास के सरफेस एरिया होते हैं, उस पर ही सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कि क्रिस्टलाइजेशन होने का। जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है, जहाँ पर ब्लोअर्स होते हैं या जहाँ पे नोजल्स लगे होते हैं, वहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। तो हमें तो बनाना था नॉन विक्ट्रियस बॉडी, लेकिन हमारा डीविक्ट्रिफिकेशन हो गया और क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। तो इन सब वजह से जो है स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टोन के फॉर्मेशन से जो क्या होता है कि हमारा जो ग्लास का अपीयरेंस है वो स्पॉइल हो जाता है। जितनी अच्छी ग्लास दिखनी चाहिए, जितनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जितना अच्छा वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए लाइट को या रिफ्रैक्ट करना चाहिए, उसको ये स्पॉइल कर देता है, उसको ये कम कर देता है या बर्बाद कर देता है। साथ ही साथ ये ग्लास के स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर देता है। ग्लास का स्ट्रेंथ कैसे रिड्यूस करता है कि हम कहें कि स्टोन एक क्रिस्टलाइन डिफेक्ट है,
स्टोन एक क्रिस्टलाइन डिफेक्ट है, तो स्टोन का जो थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट होगा या और ग्लास का जो कोफिशिएंट होगा, एक्सपांसन कोफिशिएंट, वो अलग अलग होगा। तो एक ग्लास के अंदर एक क्रिस्टलाइन मटेरियल या स्टोन आ गया और उसको जब हम लोग कूल करेंगे तो एक्सपांसन कोफिशिएंट अलग अलग होने के कारण उसका एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग होगा। जब अलग अलग होगा तो डिफरेंस होने के कारण वहाँ पे एक माइक्रो क्रैक्स या टाइनी क्रैक्स जनरेट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग एक्सपांसन कोफिशिएंट है। तो उसको कूल करेंगे तो वो अलग अलग एक्सपांड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अलग अलग एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट से उसके जो वहाँ सरफेस होता है, स्टोन का जो सरफेस होता है या इंटरफेस होता है स्टोन और ग्लास का, वहाँ पे टाइनी क्रैक जनरेट हो जाता है। और टाइनी क्रैक जब जनरेट हो जाएगा तो इससे जो ग्लास का हमारा स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये था रीज़न स्टोन का। और स्टोन के क्या डिमेरिट्स हैं कि हमारा तो एक तो जो अपीयरेंस था उसको स्पॉइल कर दिया और साथ ही साथ ग्लास के स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट है कि इसके रिमेडीज, इसको हम लोग कैसे इससे बचाव कर सकते हैं ग्लास को, ग्लास में स्टोन के फॉर्मेशन को। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहला रिमेडीज है कि जो भी बैच मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऐसे बैच मटेरियल, ऐसे रॉ मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें से हम लोग सिलिका यूज करते हैं। सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली और भी जो भी कंपाउंड यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा होता है। तो जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग ये देख लें कि वो बहुत फाइन के फॉर्म में रहना चाहिए, वो 20 मेश सीव को पास करना चाहिए, वो बहुत फाइन फॉर्म में हो, कोर्स मटेरियल नहीं हो। कोर्स मटेरियल रहेगा तभी ये मेल्टिंग होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा इसका रिमेडीज है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है या मेल्टिंग चैम्बर का जो वैसे फर्नेस का एरिया जहाँ पे मेल्टिंग होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेज में तो मेल्टिंग नहीं होता है, इंटरमीडिएट स्टेज में मेल्टिंग होता है। तो उस स्टेज में हम लोग जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए टेम्परेचर मेंटेन रखें। अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बना दें, यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, वो भी हम नहीं कर सकते। उसके लिए भी हम लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो हमें मेंटेन रखना है। तो जितना पॉसिबल हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर उस जोन का, पर्टिकुलर मेल्टिंग जोन का ले जाए और वहाँ पर जो है हम लोग सफिशिएंट टाइम के लिए उस रॉ मटेरियल्स को, उस मेल्ट को रखें, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कोर्स पार्टिकल चले गए हैं उसको टाइम मिल जाए मेल्ट होने के लिए। यदि हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय के लिए टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, हाई टेम्परेचर के अंदर, तो चांसेस होते हैं वो मेल्ट हो जाए। ये दूसरी रेमेडीज थी। तीसरा रेमेडीज है कि जो बैच बनाए, हम लोग जो बैच बनाए उसको वेल मिक्स्ड करें। ऐसा नहीं हो कि सिलिका अलग हो गया है और सोडा अलग हो गया है, लाइम अलग अलग हो जाएगा तो फिर रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे तो वो मेल्ट नहीं कर पाएंगे। रिएक्शंस होने के कारण ही, नए फेज के फॉर्मेशन के कारण ही ये मेल्ट करता है। तो ये सब रेमेडीज हैं जिसको अपना करके हम लोग स्टोन से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि ये है, आप देखिए कि इसमें जो डायग्राम, इसमें जो फिगर दिए हुए, ये पहला जो है क्लोज बबल्स आने के कारण ग्लास कैसा दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका अपीयरेंस जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। और नेक्स्ट जो फिगर है उसके नीचे ये बबल्स है, ओपन बबल्स, जो कि सरफेस के ऊपर डिफेक्ट आ गए हैं। हम लोग लास्ट जो पढ़े थे सीड और ब्लिस्टर, और ये दो ऊपर के जो दो डिफेक्ट है वही डिफेक्ट है कि सीड और ब्लिस्टर है। सीड जो है और ब्लिस्टर या तो सरफेस के अंदर हो सकते हैं, सरफेस के अंदर होंगे तो ये क्लोज पोर बनाएंगे, और सरफेस के ऊपर होंगे तो ये ओपन पोर बनाएंगे। तो यही एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है ये है स्मॉल स्टोन। ये बहुत छोटा स्टोन है या बहुत छोटा क्रिस्टलाइजेशन हो गया इस ग्लास के अंदर, तो एक
डार्क स्पॉट पैदा कर दिया है, ये अपने ट्रांसपेरेंसी को लूज कर दिया है। और नेक्स्ट जो है ये लार्ज स्टोन है, लार्ज स्टोन तो और ज़्यादा डिफेक्ट पैदा कर दिया है, ये और ट्रांसपेरेंसी और हमारे ग्लास के लुक को खराब कर दिया है, और इस वजह से जो है हमारा स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डायग्राम, नेक्स्ट जो फिगर में है, ये देखिए एक लार्ज स्टोन को जूम करके दिखाया गया है लेफ्ट साइड वाले फिगर में, और इसमें देखिए कि ये जो अंदर साइनिक क्रिस्टल है ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है। सेकेंड वाले में देखिए कि ये यहाँ क्रिस्टलाइन मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ है, और बाहर वाला जो है वो ये ग्लासी फेज है। तो ग्लासी फेज होने के कारण जब हम लोग कूल किए तो इसका कॉन्ट्रैक्शन अलग अलग रेट से हुआ, तो देखिए छोटे छोटे टाइनी क्रैक्स का फॉर्मेशन हो गया है। टाइनी क्रैक्स के फॉर्मेशन होने से इसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया है। तो स्टोन जो है ये इसके लुक को भी डिक्रीज कर देता है और साथ ही साथ इसके स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज कर देता है। थैंक यू।